रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग का फर्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आ जाओ इधर, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इंट्रो पार्ट है ये अपना। ये तुम लोग को लर्न नहीं करना, जस्ट एक बार रीड कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एन adequate नंबर। adequate मतलब क्या होता है? सफिशिएंट। हाँ, एनफ। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एन adequate नंबर ऑफ competent persons। competent वर्ड का मतलब बताओ मेरे को। केपेबल। केपेबल एनफ है, ठीक है ना। competent persons for performing different activities। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लोग चाहिए? केपेबल बंदे लोग चाहिए, जो कि क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अच्छे से अचीव करवा पाए, है ना। अपने कोई स्टूपिड आदमी को रख देंगे तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को डुबा और देगा, तो इसलिए अपने को एक अच्छा आदमी को रखना पड़ता है, जो कि अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए, अपना प्रोडक्टिवली काम कर पाए। These persons employed in the organization and their qualities are collectively known as its human resources। तो ऐसे लोग जिसको अपने हायर कर रहे हैं, जो अपना क्वालिटीज मेरे को दिखाएगा, जो मेरे लिए काम करेगा, अपना स्किल्स शो करेगा, जिसका टैलेंट बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, तो ऐसे लोग जो हम लोग के लिए काम कर रहे हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। Human resources are the most important resource of any organization। तो human resources बहुत important resource होता है, क्यों? Because the productivity of physical and financial resources। physical resources क्या हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो गया? जैसे पैसा हो गया। कौन इसको यूज करेगा ठीक तरीके से? वर्कर्स लोग इसको ठीक तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है, human resources are the most important resource of any organization because the productivity of physical and financial resources depend upon the competence and motivation of human resources। अगर मेरा मैनेजर्स, अगर मेरे वर्कर्स अच्छे हैं, तो ही क्या है, वो लोग मेरे रिसोर्सेज को, रेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो है जैसे कि फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तभी वो लोग क्या है, इसको अच्छे से यूज करेंगे। अगर वो लोग ही बेकार निकल जाएंगे तो वो लोग मेरे दूसरे रिसोर्सेज को भी क्या कर देंगे? वेस्ट कर देंगे और मेरे को डुबा देंगे। ऑर्गेनाइजेशन को डुबाना मतलब क्या होता है? अगर गलत लोग को अपने हायर कर लिए तो मेरा पैसा भी डुबा देगा वो, है ना, मेरा काम ठीक से करेगा नहीं। तो वही चीज है, उसी को ऑर्गेनाइजेशन डूबना बोलते हैं। Therefore, every organization must attempt to acquire and develop the best possible human resources। तो अपने को क्या करना है? अक्वायर मतलब क्या? हायर करना। तो अपने को अच्छा से अच्छा आदमी को हायर करना है। और देखो, खाली हायर करना ही नहीं होता है, उसके बाद अपने को उनको ट्रेनिंग भी देना पड़ता है, उनके ऊपर अथॉरिटीज मैंने उनको कुछ पावर भी देना पड़ता है, ताकि उन लोग मोटिवेटेड रहे कि हाँ, मेरे ऊपर भी कुछ, मेरे पास भी कुछ पावर है ना। तो उन लोग को क्या करना है? अपने अक्वायर तो करते हैं, साथ ही साथ उनको डेवलप भी करते हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं, ताकि उन लोग और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। नया नया टेक्नोलॉजी अगर अपने ले रहे हैं तो उनको भी सिखाते हैं, उनको डराते नहीं कि भाई ये मशीन आप मेरा मत छूना, आप तो तोड़ दोगे फोड़ दोगे। अगर अपने उसको पहले डरा देंगे तब तो वो सीख ही नहीं पाएगा कुछ। तो उसको क्या है, अपने को मोटिवेशन देना है कि भाई हाँ, तुम भी यूज करो, तुम भी सीखो। अपने को कुछ, अपने को अगर कुछ डिसीजन लेना है तो अपने को उससे भी आइडियाज देना चाहिए, है ना। उसको भी बोलना चाहिए कि भाई तुम भी इनिशिएट करो, राइट। तो ये सब चीज होता है डेवलपमेंट का, ये सब तरीका होता है। तो ये तो जस्ट नॉर्मल ऐसे ही था इंट्रोडक्शन पार्ट। आ जाओ इधर मीनिंग में। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो, अपना चैप्टर में अपने तीन चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट, एक पढ़ेंगे सिलेक्शन, और एक पढ़ेंगे ट्रेनिंग, ठीक है। आज अपने रिक्रूटमेंट वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, चलो। रिक्रूटमेंट मीन्स आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज। सोर्सेज मतलब क्या होता है? जरिया, मीडियम, है ना। जैसे कि मान लो मेरे को पैसा चाहिए, तो मेरा सोर्स क्या हो सकता है? हम अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, हम अपने रिलेटिव से ले सकते हैं, हम बैंक से ले सकते हैं, या मेरे पास मेरा खुद का सेविंग्स है तो उसको हम यूज करेंगे। तो ये सब सोर्सेज हो गए, सब जरिया हो गया पैसा रेज करने का। तो रिक्रूटमेंट मीन्स, जस्ट बात नहीं, रिक्रूटमेंट मीन्स आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ। मतलब क्या, कि मेरे को स्टाफ चाहिए तो मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम कहाँ से अपना स्टाफ को ले। जैसे बहुत ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत कंपनीज में वैकेंसीज हो जाता है, तो लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में भी आता है ना, अपना वैकेंसी लेके कि भाई मेरे यहाँ पे वैकेंसी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आके यहाँ पे अपना क्या दे सकते हो, इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो। या फिर उन लोग का दूसरा जरिया क्या हो सकता है, उन लोग न्यूज़पेपर में मान लो एडवर्टीजमेंट्स दे दिया,
तो ये सब जरिया हो गया। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा सोर्स कौन सा है रिक्वायर्ड स्टाफ को अगर मेरे को लेना है तो क्या लिखा हुआ है? रिक्रूटमेंट मींस आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि मेरा सोर्स क्या होगा, एंड कॉन्टैक्टिंग द सोर्सेज, उसके बाद मेरे को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है? कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्टिंग द सोर्सेज टू अट्रैक्ट द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच द चॉइसेस कैन बी मेड। अब मान लो हम अपना सोर्स डिसाइड किए कि एडवर्टीजमेंट, हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल दिए कि भाई मेरा इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी हो रखा है, जॉब वैकेंसी हो रखा है, तो आप लोग इतना बजे आ जाइए, ठीक है ना, इस दिन आ जाइए। जो भी हम न्यूज़पेपर का एग्जांपल तुम लोग को दे दिए कि भाई हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल दिए कि आप लोग इस दिन आ जाइए, तो उन लोग क्या करेगा? बहुत सारे, देखो न्यूज़पेपर तो बहुत सारे लोग खरीदते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो सभी लोग ये सब चीज देखेंगे। मान लो 100-200 आदमी लोग आ गया, तो हम लोग क्या 100-200 आदमी सबको रख लेंगे क्या? तो हम लोग क्या करेंगे? जो सबसे बेस्ट लगेगा उसी को रखेंगे, है ना, जो अपने को सुटेबल लगेगा। बिकॉज ऑफ कोर्स अपने पहले लेवल का इंटरव्यू लेंगे, फिर थोड़ा एडवांस इंटरव्यू लेंगे, थोड़ा टेस्ट वगैरह लेंगे, उसका एप्टीट्यूड चेक करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कॉन्टैक्टिंग द सोर्सेज टू अट्रैक्ट द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। बहुत सारे लोग आ जाएंगे, सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएगा। अब क्या करेंगे? फ्रॉम विच द चॉइसेस कैन बी मेड। अब उसमें से क्या है, हम लोग को जो बेस्ट लगेगा हम लोग चूज कर लेंगे वैसा आदमी को, ठीक है ना, जो अपना क्वालिफिकेशंस को बेसिकली मैच कर रहा है, अपने को जैसा आदमी चाहिए, उसका अपीयरेंस भी थोड़ा वैसा होना चाहिए, तो वैसा आदमी को क्या करते हैं? अपने चूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये डेफिनेशन अब इंपॉर्टेंट है। एक बार ये एडविन फ्लिपो का भी डेफिनेशन देख लो, तुम लोग को लर्न करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग से लर्न हो पाता है तो बहुत ही अच्छा बात है। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। तुम लोग ये वर्ड का मतलब बता सकता है क्या कि प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? बोलो जय, बोलो शिवम। नहीं, पर प्रोस्पेक्टिव मतलब जो एम्प्लॉय मेरा बन सकता है, जो चांसेस है कि फ्यूचर में मेरा ये एम्प्लॉय बन जाएगा। करेक्ट वर्ड नहीं हुआ ना पोटेंशियल। भाई तो हम पोटेंशियल तो ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम्हारे पास पोटेंशियल है कि तुम ये काम कर सकता है, तो वैसे नहीं। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या हो गया? बेसिकली वो आदमी, वो एम्प्लॉय जो मेरा एम्प्लॉय बन सकता है, अभी तक बना नहीं है लेकिन बन सकता है वो फ्यूचर में, तो वो हो गया प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, वैसे। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। तो रिक्रूटमेंट में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं। एंड स्टिम्युलेटिंग देम, स्टिम्युलेट करना मतलब क्या होता है? उन लोगों को परसुएड करना, इन्फ्लुएंस करना टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे, भाई आओ और एप्लीकेशंस डालो, यहाँ पे इंटरव्यू दो। उसके बाद तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे वो तो मेरे ऊपर है। अगर मेरे को समझ में आएगा कि वो बंदा के पास कैपेबिलिटी है तो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है जयेश? पूछना है कुछ? तुम लोगों को कौन सा इजी लग रहा है, यहाँ से यह वाला कि ये वाला? ठीक है, कर लो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलो एक बार अपने ऊपर वाला लर्न करते हैं। रिक्रूटमेंट मीन्स व्हाट? आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ। पहले तो ये चीज बोलो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा सोर्स क्या होगा, कहाँ से एम्प्लॉइज लोग को लेना है। उसके बाद क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट करेंगे। एंड कॉन्टैक्टिंग द सोर्सेज, क्यों कॉन्टैक्टिंग द सोर्सेज? व्हाई? टू अट्रैक्ट द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच द चॉइस कैन बी मेड। सबको ही बोलो, जब तक नहीं बोलोगे तब तक दिमाग में नहीं बैठेगा। लर्न किया करो क्लास में। Recruitment means identifying the sources of required staff and contacting the sources to attract the sufficient number of candidates from which choices can be made. ठीक है ना? तो ये सब कीवर्ड्स हो गया। तुम लोग को क्या है ना, एमसीक्यू में भी दे देगा, तो तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हूँ। चलो आ जाओ फिर यहाँ। The purpose of recruitment is to attract a sufficiently large number of candidates. तो रिक्रूटमेंट का पर्पस क्या है? कि भाई आज हम एप्लीकेशन में ये कर दिए, क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल दिए,
अब हम एडवर्टीजमेंट क्यों डाले हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग आ जाएंगे, है ना, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएगा मेरे पास, सो दैट द मोस्ट सुटेबल पर्सन कैन बी सिलेक्टेड। तो मेरे पास चॉइस क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड हो जाएगा। उस अनलिमिटेड चॉइस को हम क्या करेंगे? लिमिटेड करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे बेसिकली, ठीक है ना। तो उसमें जो 5-10 आदमी लोग मेरे को चाहिए उसी को हम सिलेक्ट करेंगे, बाकी को क्या है वापस से घर भेज देंगे। तो वही है, द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू अट्रैक्ट a sufficiently large number of candidates so that the most suitable persons can be selected. कुछ बोल रहे हैं आरुष? रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? नेगेटिव प्रोसेस है कि पॉजिटिव प्रोसेस है? ये पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों? बिकॉज इट क्रिएट्स अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच अ गुड चॉइस में बी मेड टू फिल जॉब वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? जॉब का काम का वैकेंसी हो गया है, कोई कुछ बंदे नहीं है जो उस काम को संभाले, वैकेंसी हो गया है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो बोल रहा है लोगों को हायर कर कैसे करे? अपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करे ना कि इस डिपार्टमेंट में क्या है, मेरा वैकेंसी हो गया है, तो मेरे को मेरा सोर्स चूज करना पड़ेगा कि कैसे हम लोगों को बुलाएं, कहाँ से हम लोगों को बुलाएं। तो वही रिक्रूटमेंट है। ये चीज अपने ऑलरेडी डेफिनेशन में देख चुके हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों पॉजिटिव प्रोसेस है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, इसीलिए लिखा हुआ है इट क्रिएट्स अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरे पास चॉइस बहुत हो गया है, अब उसमें से क्या करेंगे हम लोग? गुड चॉइस करेंगे, मतलब जो हम लोग को समझ में आएगा वैसा ही बंदा हम लोग रख लेंगे, उसी को हायर कर लेंगे, राइट। अच्छा, रिक्रूटमेंट पहले होता है कि सिलेक्शन पहले होता है? पहले तो रिक्रूटमेंट होगा फिर सिलेक्शन होगा, वही लिखा हुआ है। खैर ये सब तो बाद में आएगा। रिक्रूटमेंट ऑलवेज प्रीसीड्स सिलेक्शन। एंड बस ठीक है, ये वाला लाइन करने का जरूरत नहीं, एक ही है, छोड़ दो, यहाँ तक मार्क कर लो। और ये भी तुम लोग को लर्न एज सच नहीं करना है, एक बार तुम लोग रीडिंग कर लेना ढंग से। हाँ, क्योंकि तुम लोग को मीनिंग पूछेगा तो तुम लोग को यहाँ से लिखना पड़ेगा ना। तुम लोग अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम लोग एक बार अगर इसको रीडिंग करेगा और अपने मन से भी बना के लिखेगा तो ये बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम वाला बात। प्रॉपरली साउंड मतलब प्रॉपर रिक्रूटमेंट करना है। अपने को सोचना पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट से करें कि कोई इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, कैसे करें, कौन सा चीज प्रॉपर रहेगा। ये नहीं कि बस आदमी चाहिए तो रास्ता उठाए, रास्ता और चलता फिरता आदमी किसी से भी बात कर ले, किसी को भी उठा ली, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपरली रिक्रूटमेंट करना है, सोच विचार करके अपने को देखना है। इसीलिए लिखा है ना, देखो यहाँ पे आरुष, आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज। आइडेंटिफाई मतलब अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेरा रास्ता कौन सा होगा। समझा मेरा बात? चलो एक बार वापस से मेरे को बताओ रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन। Recruitment means identifying the sources of required staff and contacting the sources to attract the sufficiently number of candidates from which the choice can be made. ठीक है, यहां पे आओ। Sources of recruitment, sources of recruitment क्या लिखा हुआ है देखो। The various sources employed for recruiting people may be classified into two broad categories. तो यहाँ पे सिंपल सा बात, यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि रिक्रूटमेंट का कितना सोर्स है? दो सोर्स है। रिक्रूटमेंट का कितना सोर्स है? दो सोर्स है। क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल। तो टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट क्या हो गया? इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो। इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब क्या हो गया? इंटरनल रिक्रूटमेंट मींस फिलिंग वैकेंसीज फ्रॉम विदिन द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रमोटिंग and transferring existing employees from one job to another. इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोग प्रेजेंट है। अब मान लो एक डिपार्टमेंट में मेरा क्या हो गया है? वैकेंसी हो गया है, तो लोअर लेवल पे जो आदमी लोग काम कर रहे हैं उसको उठा के हम लोग प्रमोट कर दिए और मिडिल लेवल वाला डिपार्टमेंट में उसको डाल दिए। समझ में आया? तो वो चीज है। एग्जाम्पल्स आएगा, टेंशन मत लो। तुम लोग को यहाँ पे इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब समझना। इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों को उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम लोग उनको, हाँ, दूसरे पोस्ट में डाल रहे हैं। इसमें दो चीज होता है, एक होता है प्रमोशन, एक होता है ट्रांसफरिंग। प्रमोशन मतलब क्या हो रहा है? उसका स्टेटस बढ़ रहा है, उसका सैलरी बढ़ रहा है, मतलब उसका लेवल ऊपर हो जा रहा है, मतलब वर्टिकल चीज है यहाँ पे। और ट्रांसफरिंग मतलब क्या? एक ब्रांच है, मैंने मान लो मेरा दो ब्रांच है, दो फैक्ट्री है,
मेरा दूसरा वाला फैक्ट्री में मान लो सेल्स पर्सन का कमी हो गया है, तो इस वाले ब्रांच से हम लोग, इस वाले फैक्ट्री से हम लोग उठाए और दूसरे वाले फैक्ट्री में हम लोग सेम पोस्ट में उसको डाल दिए। क्या वहां पे क्या ट्रांसफरिंग में हम लोग का स्टेटस चेंज होता है? क्या सैलरी चेंज होता है? नहीं, वो हॉरिजॉन्टल चीज हो गया। ट्रांसफरिंग क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल चीज हो गया। और प्रमोशन क्या हो गया? वर्टिकल मूवमेंट हो गया। हम लोग इसमें एक स्टेप ऊपर बढ़ रहे हैं प्रमोशन में। समझ आ रहा है? तो बोलो मेरे साथ, कितना सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का? दो सोर्स होता है, एक हो गया इंटरनल सोर्सेज और एक हो गया एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन मेरे को बताओ। इंटरनल रिक्रूटमेंट मींस फिलिंग वैकेंसीज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिलिंग वैकेंसीज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? बाय प्रमोटिंग एंड ट्रांसफरिंग किसको? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। इसमें अपना कीवर्ड्स क्या क्या है? इंटरनल रिक्रूटमेंट मींस फिलिंग वैकेंसीज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रमोटिंग एंड ट्रांसफरिंग। समझ में आया? तो ये तीन चीज क्या है अपना कीवर्ड्स हो गया। ठीक है, एक बार वापस से बोलो। इंटरनल रिक्रूटमेंट मींस फिलिंग वैकेंसीज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रमोटिंग एंड ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। सिंपल, इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट है? अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का बारी है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मींस फिलिंग वैकेंसीज by appointing suitable persons from outside the organization। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मतलब क्या? मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी हो गया है, लेकिन इस बार हम इस माने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनको नहीं चुन रहे हैं, बाहर से हम लोग क्या है एम्प्लॉइज लोग को लेके आ रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन। तो बताओ मेरे को एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन बोलो साथ में। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मींस filling vacancies by appointing suitable candidates या suitable persons from outside the organization। तो देखो इंटरनल में क्या था? विद इन, और एक्सटर्नल में क्या है? आउटसाइड। इंटरनल में अंदर से हम लोग लोगों को ले रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, और एक्सटर्नल में लोग बाहर से आदमी लोगों को लेके आ रहे हैं और अपना जॉब वैकेंसीज को, उस गैप को फिलअप कर रहे हैं। क्लियर? क्या आगे आ जाओ। अब तो भाई बहुत ही वो हो गया, एकदम गर्म हो गया है। हाँ चलो आओ इधर। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये देखते हैं क्या है। अच्छा इसका सब आ रहा है, ये वाला जो चीज है ना एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये पूरा चीज आ रहा है अपना। चलो इसको याद करना है अपने को। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? when job vacancies are filled up from people already working in the organization, it is called internal recruitment। है ना? तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है? जब अब कोई मेरा वैकेंसी हो गया है ना, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को रख रहे हैं जो ऑलरेडी मेरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। वैसा चीज को अपने क्या बोलते हैं? इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब हम तुम लोग को बोलेंगे, देखो यहाँ पे भी इंटरनल रिक्रूटमेंट के बारे में दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो तुम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग को कौन सा लिखना है? पहला वाला, ठीक है। लेकिन इसको भी याद रखना, ये नहीं कि इसको पूरा ब्लाइंडली छोड़ देगा, बिकॉज ये सेम चीज मान लो एमसीक्यू का क्वेश्चन में आ गया, तो ध्यान रखना ये सब चीज। एटलीस्ट रीडिंग करते रहो, जो पार्ट नहीं पढ़ोगे उसको रीडिंग करके जाना, अगर वो तुम लोग के सिलेबस में है तो। वैसे बोल रहे हैं when job vacancies are filled up from people already working in the organization, उस चीज को अपने इंटरनल रिक्रूटमेंट बोलते हैं। अब अपने को पता है इसके अंदर दो चीज आता है। क्या दो चीज आता है? एक आता है प्रमोशन और एक आता है ट्रांसफर। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर दो चीज क्या आ रहा है? प्रमोशन और ट्रांसफर। चलो देखें प्रमोशंस में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो। वैकेंसीज एट हायर लेवल्स। हायर लेवल मतलब क्या हो गया? मिडिल लेवल। तीन लेवल होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, है ना? तो वही है वैकेंसीज एट हायर लेवल। हायर लेवल में वैकेंसी हो गया है, मे बी फिल्ड अप बाय प्रमोटिंग पर्सन्स वर्किंग एट लोअर लेवल।
तो मेरा हायर लेवल में क्या हो गया, वैकेंसी हो गया। तो उस गैप को कैसे भरेंगे, लोअर लेवल से कुछ आदमी उठाएंगे जो कि केपेबल है, जो कि सुटेबल है, और उसको क्या कर देंगे, हायर पोस्ट, उसको हायर रैंक दे देंगे, है ना, उसको ऊपर वाले डिपार्टमेंट में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, when the present sales manager of a company retires, तो मेरा जो करंट सेल्स मैनेजर है कंपनी का, अगर वो रिटायरमेंट ले रहा है, वन ऑफ द ब्रांच मैनेजर्स में बी प्रमोटेड एज द न्यू सेल्स मैनेजर, तो मेरा जो ब्रांच मैनेजर है उसको अपने उठा रहे हैं और सेल्स का क्या कर, सेल्स डिपार्टमेंट का पूरा अपने क्या कर दे रहे हैं, उसको हेड बना दे रहे। कोई और आदमी है, हाँ, या तो बाहर से ले आएगा, तो कोई और को ले आएगा, नीचे और लेवल होता है, लोअर लेवल होता है एकदम, उसको उसमें से ले लेगा वापस से, मान लो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है कि मतलब एक बार तुम इंटरनल कर लिया तो तुमको लाना ही पड़ेगा। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का जब जो सुटेबिलिटी के हिसाब से तुम क्या एक्ट करोगे। प्रमोशन इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोस्ट, यहाँ पे क्या है, उसको एक हायर पोस्ट मिल रहा है, उसको एक हायर डिग्री मिल रहा है, कैरिंग अ हायर स्टेटस एंड हायर सैलरी। तो ऑफ कोर्स अगर वो ऊपर लेवल में जाएगा तो उसका स्टेटस, उसका प्रेस्टीज भी बढ़ेगा, उसको एक अच्छा मतलब क्या इज्जत मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसका पोस्ट बढ़ गया है, और उसका सैलरी भी ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, है ना। हाँ, पावर आ जाएगा, मतलब मान उसमें अथॉरिटी आ जाएगा एक चीज का। तो चलो बोलो मेरे साथ इसका डेफिनेशन प्रमोशन का। Vacancies at higher levels may be filled up by promoting persons working at lower levels. Promotion involves what? Promotion involves shifting an employee to a higher post, carrying a higher status and higher salary. समझ आया? ठीक है, ट्रांसफर में आ जाओ। तो प्रमोशन हो गया है अपना, अब ट्रांसफर में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉई फ्रॉम वन फैक्ट्री, ब्रांच और ऑफिस टू फिल वैकेंसी इन अनदर फैक्ट्री, ब्रांच और ऑफिस ऑफ द कंपनी। एग्जाम्पल देख लो पहले क्या लिखा हुआ है, उसके बाद अपने पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्टेज, मतलब शॉर्टेज का अच्छा नाम क्या होता है, नहीं इंग्लिश में अच्छा नाम मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं, इजी है बहुत। वो वैकेंसी तो खाली, मैंने खाली हो गया। डेफिशिएंसी, डेफिसिट तुम लोग मैथ्स में करता होगा, बहुत सारा है, लेकिन जो कॉमन वर्ड जिसमें यूज होता है, मान लो वैसे बोल रहे हैं, डेफिशिएंसी, डेफिसिट। सरप्लस मतलब क्या होता है, ज्यादा, डेफिसिट मतलब क्या होता है, कम, मतलब शॉर्टेज। ये सब कॉमर्स में बहुत यूज होता है सब वर्ड्स। तो शॉर्टेज ऑफ सेल्स पर्सन इन वन ब्रांच, तो अपना एक बहुत सारा ब्रांच है, मान लो अपना एक ब्रांच में क्या हो गया है, सेल्स पर्सन लोगों का कमी हो गया है, शॉर्टेज हो गया है। मे बी मेट बाय ट्रांसफरिंग सेल्स पर्सन फ्रॉम अनदर ब्रांच, तो मान लो दूसरा ब्रांच है, उसमें मेरा काफी सेल्स पर्सन है, तो उसमें से उठा के अपने क्या किए, ये ब्रांच में डाल दिए, तो क्या उसका पोस्ट बढ़ रहा है, क्या स्टेटस सैलरी तो नहीं बढ़ रहा है, वो तो सेम लेवल में ही है जो लेवल में था, बस एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच में उसका शिफ्टिंग हुआ है ना, और तो वैसा कुछ बात नहीं है। तो वो क्या हो जाता है, मेरा ट्रांसफर हो जाता है, इसको ट्रांसफरिंग बोलते हैं। तो बोलो मेरे साथ, ट्रांसफर मीन्स व्हाट, ये कीवर्ड्स है। ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन फैक्ट्री, ब्रांच और ऑफिस टू फिल वैकेंसी इन अनदर फैक्ट्री, ब्रांच और ऑफिस ऑफ द कंपनी। तुम लोग बोलो, बोल क्यों नहीं रहे। ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय from one factory, branch or office to fill vacancy in another factory, branch or office of the company. Transfer involves shifting an employee to a similar job without change in status and salary. तो ट्रांसफर में क्या हो रहा है, अपने एम्प्लॉय को शिफ्ट कर रहे हैं सिमिलर एक ही जैसा काम में, और यहाँ पे इसका ना स्टेटस बदल रहा है और ना इसका सैलरी बदल रहा है, दोनों चीज एज इट इज ही है। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर दो चीज आता है, आपने देखे, देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, दो जरिया है इंटरनल रिक्रूटमेंट का, एक है प्रमोशन और एक है ट्रांसफर। ठीक है, ठीक है।
अब आ जाओ इधर एडवांटेजेस में, इंटरनल रिक्रूटमेंट का एडवांटेजेस मतलब बेनिफिट्स। इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहला, बूस्ट एम्प्लॉय मोरल। क्या लिखा हुआ है? बूस्ट एम्प्लॉय मोरल। फिलिंग वैकेंसीज फॉर हायर जॉब्स। आपने क्या करे, हायर लेवल में क्या हो गया, वैकेंसी हो गया है, तो उस वैकेंसी को क्या करे, अपने भर रहे हैं। तो फिलिंग वैकेंसीज फॉर हायर जॉब्स बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उन्हीं को क्या कर रहे हैं, अपने हायर लेवल में भेज रहे हैं। हेल्प्स टू मोटिवेट एंड इम्प्रूव द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। आज देखो, अगर एक वर्कर है जो ऑलरेडी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर हम लोग उसको प्रमोट कर दे, अगर उसका प्रमोशन कर दे, तो वो सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा, वो मोटिवेटेड फील करेगा कि नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, है ना। और वो क्या है, और अच्छे से काम करने का सोचेगा। अगर उसका प्रमोशन हो रहा है या उसको लग रहा है कि मेरा प्रमोशन हो सकता है, तो क्या और अच्छे से काम करेगा। तो प्रमोशन होने के कारण क्या होता है, मेरा वर्कर्स लोग अच्छे से काम करते हैं, और अगर वो लोग अच्छे से काम करेगा तो ये मेरे लिए अच्छा चीज है, मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, राइट। तो वही लिखा है, दिस इंड्यूसेस लॉयल्टी अमंग देम। तो अगर उन लोगों को पता रहेगा ना कि अगर यहाँ पे प्रमोशन होता है तो उन लोग क्या है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रहेगा, राइट। उन लोग अच्छे से काम करेगा, उन लोग मिलजुल के काम करेगा सब। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था अपना, बूस्ट एम्प्लॉय मोरल। तो प्रमोशन के कारण क्या होता है, एम्प्लॉइज लोग का कॉन्फिडेंस बेसिकली बूस्ट अप होता है। नंबर 2, रिटेंशन ऑफ टैलेंट। अब देखो इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, रिटेंशन ऑफ टैलेंट में, इंटरनल रिक्रूटमेंट हेल्प्स टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर। कोई मेरे को बताओ लेबर टर्नओवर का मतलब। ठीक बोला, काइंड ऑफ, और थोड़ा ठीक से बोलने का ट्राई करो। नहीं, वो प्रेजेंस नहीं, लेबर टर्नओवर मतलब अगर उन लोग छोड़ देता है ना। अच्छा, कितना लेबर आता है, लेबर टर्नओवर का मतलब है कि उन लोग छोड़ देता है। तो देखो, आज अगर हम लोग इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे, उन लोग का प्रमोशन होगा, उन लोग का ट्रांसफर होगा, तो क्या उन लोग छोड़ेगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन? उन लोग नहीं छोड़ेगा। उन लोग को लगेगा ना कि अब तो भाई प्रमोट हो जाएगा तो मेरा तो सैलरी भी डबल हो जाएगा, स्टेटस भी डबल हो जाएगा। तो जो छोड़ने वाला चक्कर होता है ये कम हो जाता है इंटरनल रिक्रूटमेंट के कारण। क्यों छोड़ेगा ऐसे, अगर उन लोगों को काम मिल रहा है। तुमको पता है ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट, जब काम का इतना ज्यादा शॉर्टेज है, लोगों के पास जॉब नहीं है, काम नहीं, लोग क्यों छोड़ना चाहेगा पहले बार। तुम भाई उसके संग तुम कुछ गलत करेगा, तुम उसको टॉर्चर करेगा, ब्लैकमेल करेगा, तो ऑफकोर्स छोड़ेगा। लेकिन तुम अगर शांति से काम करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा हेल्दी है, अच्छा है, सेफ वर्किंग एनवायरमेंट है, तो क्यों छोड़ेगा वो। अरे उसके पास अगर कोई रीजन है कि उसको कुछ बीमारी हो गया है, वो आउट ऑफ द सिटी जा रहा है, तो ऑफकोर्स वो छोड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। बट अननेसेसरीली क्यों छोड़ेगा, तुम मेरे को रीजन बताओ। कोई नहीं छोड़ेगा ना। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के कारण क्या होता है, लेबर टर्नओवर मिनिमाइज हो जाता है और एब्सेंटीज्म भी कम हो जाता है। बिकॉज आज अगर उन लोग एब्सेंट करेगा तो क्या उन लोग का क्या उन लोग के पास प्रोबेबिलिटी रहेगा कि उसका प्रमोशन होगा? नहीं, है ना। उसके पास भी वो ऑप्शन चला जाएगा। अपने थोड़ी ना ऐसे लेबर को प्रमोट करेंगे जो एब्सेंट करता रहता है। अपने तो ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे ना जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सिंसियरली काम कर रहा है, ज्यादा छुट्टी नहीं दे रहा है, टाइम टू टाइम आ रहा है, और एक्स्ट्रा काम करके मेरे को दे रहा है, जल्दी जल्दी काम कर रहा है, गपशप नहीं कर रहा है। तो वही है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट अपने को ये चीज में क्या करता है, हेल्प करता है। आरुष समझा लेबर टर्नओवर का मतलब? इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या कर रहा है, अपने आप पे प्रमोट कर रहे हैं ना अगर, तो लेबर टर्नओवर मतलब वो लोग जल्दी से छोड़ता नहीं है मेरा ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आज प्रमोशन वाला स्कीम नहीं होता तो हम लोग तो छोड़ देता कि भाई सेम ही चीज में काम करे, जिंदगी भर यही काम करते रहो, आदमी लोग बोर हो जाते हैं। और प्रमोशन वाला चीज को देख के क्या है, उन लोग के मन में क्या रहता है, एक लालच रहता है कि भाई हम लोग को ज्यादा पैसा मिलेगा तो और अच्छे से काम करना है, इसलिए उन लोग एब्सेंट भी नहीं करते हैं। पीपल वेट फॉर प्रमोशन एंड द वर्क फोर इज मोर सेटिस्फाइड। तो लोग क्या है, प्रमोशन के लिए वेट करते हैं, और मेरा वर्क फोर्स भी क्या रहता है, सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन बोल के भी कोई चीज है। तो हम लोग अगर अच्छे से काम करेंगे तो हम लोग का भी प्रमोशन वाला दिन आएगा, मतलब अच्छा दिन आएगा, राइट।
तो क्या था ये वाला चीज, रिटेंशन ऑफ टैलेंट। तो पहला 2 पॉइंट बोलो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। किसका एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट का एडवांटेजेस। पहला पॉइंट क्या था, बूस्ट एम्प्लॉय मोरल। दूसरा क्या है, रिटेंशन ऑफ टैलेंट। रिटेंशन वर्ड का मतलब पता है क्या होता है, अब्सॉर्ब करना। हम लोग अपने पास ही रख रहे हैं उस आदमी को, जाने नहीं दे रहे, अब्सॉर्ब करके रख रहे हैं, मैं अपने पास ही रख रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। थर्ड, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में क्या बोल रहे हैं, इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। चीपर सोर्स है। आज अगर बाहर से आदमी को लेके आएंगे तो एडवर्टीजमेंट करो, फिर उसके पीछे टाइम लगाओ, माथा लगाओ, इंटरव्यू लो, पेपर वेपर दो, हैन तैन करके पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगता है, दुनिया भर का माथा पच्ची। लेकिन यहाँ पे तो उस बंदे को ऑलरेडी जानते हैं, उसका कैपेबिलिटी जानते हैं, उसका कैरेक्टर जानते हैं, उसका अपीयरेंस जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, और वो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन के संग वाकिफ है ना, वो भी जानता है कि कौन कौन लोग हैं यहाँ पे, राइट। तो वही सब चीजें इसीलिए लिखा हुआ है, इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। full information about the candidate is already available। पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, उसका अता पता सब चीज है मेरे पास। टाइम एंड मनी नीड नॉट बी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग ऑफ वैकेंसीज। मेरे को फालतू का टाइम और पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट करने में, टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा, इंटरव्यू नहीं लेना पड़ेगा, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या पर्सनैलिटी है, वो कहाँ से आ रहा है। तो क्या है, ये सब में मेरे को दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, ना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ना पैसा वेस्ट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या है, वहां पे पैसे से रिलेटेड बात हो रही है, मतलब मान लो, ठीक है ना। तो मेरे को बताओ 3 पॉइंट क्या है, किसका माने मोरल बूस्ट करता है, एम्प्लॉय का, तो बूस्ट एम्प्लॉय मोरल। दूसरा, रिटेंशन ऑफ टैलेंट, उसका टैलेंट को क्या करे, अपने अपने पास ही रख रहे हैं। थर्ड, इकोनॉमिकल। नंबर 4, नंबर 4 में देखो क्या बोल रहे हैं, नो नीड ऑफ ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स उसको तो ट्रेन करने का जरूरत नहीं है, हाँ बस ऊपर वाले लेवल में जाएगा तो थोड़ा बहुत उसको बताना रहेगा, लेकिन पूरा ट्रेनिंग, फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग तो नहीं देना पड़ेगा ना, पता है ना उसको किस हिसाब से काम करते हैं, वही चीज है। कैंडिडेट्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट रिक्वायर इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन, जो हमने पढ़े थे ना पहले। हाँ, तो उसको ओरिएंटेशन मेरे को नहीं, जैसे मान लो तुम लोग आज कोई कॉलेज में जाएगा ना, जैसे मेरा भाई अभी अहमदाबाद गया है, ठीक है, एमबीए का कॉलेज के लिए अहमदाबाद गया है, ठीक है ना। तो क्या है, अभी उसका 10 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, मतलब उसको क्या है, फैमिलियर करवाया जा रहा है, और अपने उसके स्कूल से, उसके कॉलेज से, कि कौन कौन से टीचर्स है, कौन सा स्टूडेंट्स है यहाँ पे, कौन से रूम में कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म किया जाएगा, कौन से रूम में क्लास होगा, है ना। तो वही सब चीज है ओरिएंटेशन। इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब ओरिएंटेशन, उस एरिया से क्या है, वाकिफ करवाया जाता है, फैमिलियर करवाया जाता है। तो candidates working in the organization do not require induction training. They are already familiar with the organization and with the people working with it. तो उसको organization के बारे में भी पता है, और जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, कौन उसके हेड है, मतलब कौन उसका सबॉर्डिनेट है, कौन उसका सुपीरियर है, सब चीज क्या है वो जानता है, उसको कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है नो नीड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का कोई भी जरूरत नहीं है, बिना देखे ट्राई करो बोलने का। क्या एडवांटेजेस है, पहला क्या था, बूस्ट एम्प्लॉय मोरल। दूसरा, रिटेंशन ऑफ टैलेंट। थर्ड, इकोनॉमिकल। फोर्थ, नो नीड ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा, रिक्रूटमेंट का कितना सोर्स है, 2 सोर्स है। पहला क्या है, इंटरनल सोर्स। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मेरे को डेफिनेशन बताओ। इंटरनल, choosing of candidate, filling of vacancies from the person within candidates within the organization by promotion or transferring of existing employees from one job to another। चलो साथ में बोलो जो लोग नहीं बोला है। इंटरनल रिक्रूटमेंट मींस फिलिंग वैकेंसी। आज हम लोग इंटरनल रिक्रूटमेंट क्यों करते हैं, बिकॉज वैकेंसी हो गया है ना, तभी तो लोगों को उठा रहे हैं नीचे लेवल से ऊपर लेवल में।
तो इंटरनल रिक्रूटमेंट मीन्स फिलिंग वैकेंसीज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. कैसे? बाय प्रमोशन and transferring of whom? Of existing employees from one job to another. और external का क्या लिखा है बताओ? External recruitment means filling vacancies by appointing suitable persons from outside the organization. और recruitment का क्या definition था? Recruitment means identifying the sources of required staff एंड पहले देखो तुम लोग ये कीवर्ड्स याद कर लो. आइडेंटिफाइंग करना फिर कांटेक्ट करना. एंड कॉन्टैक्टिंग द सोर्सेज क्यों? टू अट्रैक्ट द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम व्हिच द चॉइस कैन बी मेड. जयेश बिना देखे बोलो रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन. बोल क्या कर रहा था तुम पेंसिल बॉक्स में? हम जब बुलवा रहे हैं तुम लोग से पेंसिल बॉक्स में लिख रहे थे. ध्यान दो जयेश, ऐसे फिर मार्क्स एकदम बता रहे एकदम 0 आएगा. लर्न करवा रहे ताकि क्लास में लर्न हो. जब तुम लोग पढ़ेगा बाद में तो कुछ कुछ तुम लोग के दिमाग में रहेगा, फिर वो इजी हो जाता है काफी लर्न करना. फिर समझा मेरा बात? एक बार बोलो सबको वापस. Recruitment means identifying the sources of required staff and contacting the sources to attract the sufficient number of candidates from which the choice can be made. ठीक है, अपना हो गया है एडवांटेजेस तक. अब डिसएडवांटेजेस में आ जाओ. ठीक है, डिसएडवांटेजेस का दूसरा नाम डीमेरिट्स और लिमिटेशंस. ठीक है, बोल सकते हैं. ठीक है ना. ड्रॉबैक्स है ना, ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं. अपने बहुत सारा वर्ड नहीं इसमें भी आता है हम लोग को ड्रॉबैक्स. कॉमर्स में बहुत 11-12 में तो आता है. आ जाओ. नंबर 1, लिमिटेड पूल ऑफ टैलेंट. क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड पूल ऑफ टैलेंट. देखो क्या है, देयर मे बी इन ब्रीडिंग एज फ्रेश टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड इज नॉट ऑब्टेन्ड. सेम ही चीज क्या है अपने यूज कर रहे, सेम ही टैलेंट अपने यूज कर रहे हैं. कोई बाहर का आदमी आएगा तो नया आइडियाज नया थॉट्स लेके आएगा, है ना, क्रिएटिविटी के संग आएगा, हो सकता है ज्यादा इनोवेटिव हो. लेकिन यहाँ पे तो क्या करे, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उसी का टैलेंट को अपने यूज कर रहे हैं. तो फ्रेश टैलेंट तो नहीं आ रहा है ना, राइट? इसीलिए लिखा है इंटरनल कैंडिडेट्स में नॉट गिव अ न्यू आउटलुक एंड फ्रेश आइडियाज टू द बिजनेस. उसके पास जो नॉर्मल आइडिया था, पुराना आइडिया वही वो देगा. अचानक से तो नया आइडिया कहाँ से ले आएगा? इसीलिए लिखा हुआ है लिमिटेड पूल ऑफ टैलेंट. उसके पास जितना टैलेंट है वही टैलेंट, अगर उसका स्टेटस बढ़ भी जाता है तो अपना वो वही टैलेंट यूज करेगा. ये नहीं कि उसका स्टेटस बढ़ गया तो उसके पास टैलेंट भी ज्यादा आ जाएगा, उसके पास स्किल ज्यादा है वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता. तो पहला अपना लिखा हुआ है लिमिटेड पूल ऑफ टैलेंट. नंबर 2, रेस्ट्रिक्टेड चॉइस. क्या है नंबर 2? रेस्ट्रिक्टेड चॉइस. देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, unsuitable candidates may be promoted to positions of higher responsibility because the choice is limited. अब मान लो मेरे पास ऐसा आदमी लोग है जो मेरे को लग रहा है बस ठीक है, मतलब उसके पास ज्यादा टैलेंट बोल के नहीं है, बस ठीक है चलेगा. अब ऊपर लेवल में क्या हो गया, मेरा वैकेंसी हो गया, तो उस लेवल में को आदमी चाहिए. तो अब हम क्या है, अब बाहर का आदमी हम ढूंढ नहीं सकते, मेरे को काफी टाइम लग जाएगा, तो हम अंदर का ही लोग को हायर करेंगे, उसी को प्रमोट करेंगे. तो मेरा चॉइस क्या है यहाँ पे? रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, नैरो है. मेरे पास ऑप्शन नहीं है. वो आदमी ठीक है, बस मेरे को लग रहा है काम चला हुआ कर लेगा, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका स्टेटस बढ़ा दे रहे हैं. वही लिखा हुआ है, चॉइस में बस रेस्ट्रिक्टेड है. अनसूटेबल क्या हो सकता है, वो उतना सुटेबल है नहीं कि हम लोग उसको प्रमोट करें, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो गया है कि मेरे को उसको प्रमोट करना पड़ रहा. तो अनसूटेबल कैंडिडेट्स में बी प्रमोटेड टू पोजीशंस ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्यों? क्योंकि मेरा चॉइस यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है. तो दोनों पॉइंट मेरे को बताओ एक बार, क्या है ये हेडिंग? लिमिटेड पूल ऑफ टैलेंट, दूसरा क्या है? रेस्ट्रिक्टेड चॉइस. अच्छा,
lethargic employees, what do you mean by this word lethargic? हाँ, लो एनर्जी मतलब ढीला ढाला, मतलब ठीक है बस कर लेंगे काम टाइप ऑफ लेथार्जिक एम्प्लॉइज। तुम लोगों को लिखना है तो लिख लो लो एनर्जी। द एम्प्लॉइज, नहीं मर जाएंगे हम। द एम्प्लॉइज में बिकम लेथार्जिक, एम्प्लॉइज लोग लेथार्जिक बन जाएगा कब? इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन, अगर उन लोगों को पता है कि भाई हर 1 साल में 2 साल में तो यार प्रमोशन होगा, तो क्या उन लोग इज्जत से काम करेगा? उन लोगों को पता है यार प्रमोशन तो हो ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक है जैसे चल रहा है गाड़ी चलता है, कोई हम लोग को भागने का जरूरत ही नहीं है। नहीं मतलब वो लोग जिस हिसाब का काम कर रहा है बस वैसे ही करेगा, मान लो ज्यादा अपना प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाएगा। तो द एम्प्लॉइज में बिकम लेथा, वो लोग अगर बहुत एब्सेंट करेगा तो ऑफ कोर्स उन लोग को फायर कर देगा कंपनी, क्यों रखेगा ऐसा एम्प्लॉइज को। लेकिन यहाँ पे बोलने का मतलब एक प्रमोशन रहता है तो उन लोग एक लालच में आ जाता है ना, उसका रूप भी बदल जाता है, मान लो उन लोग एक अलग जोश के संग काम करते हैं। बट यहाँ पे अगर उन लोग को पता है कि टाइम बाउंड है कि मतलब 1-2 साल में तो प्रमोशन होगा ही होगा, तो उन लोग उस लालच के संग काम नहीं करेंगे, उन लोग बस जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही चलेगा। The employees may become lethargic if they are sure of time-bound promotions. There may be infighting among those who aspire for promotions within the organization. इस लाइन का मतलब क्या है मेरे को बताओ? There may be infighting among those who aspire for promotion within the organization. ऐसे लोग जो कि केपेबल है थोड़े, उन लोग के बीच क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा कि भाई नहीं मेरा प्रमोशन होगा, वो बोलेगा नहीं मेरा प्रमोशन होगा। कंपटीशन बेसिकली बढ़ जाता है, झगड़ा कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। चलो सास और बहू बन जाते हैं। पहला चीज क्या है? लिमिटेड पूल ऑफ टैलेंट। दूसरा क्या है? रेस्ट्रिक्टेड चॉइस। थर्ड क्या है? लेथार्जिक इन्फ्लुएंस। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखा हुआ है? नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन। तो नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन में मेरे को क्या बोल रहा है? इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन नॉट बी अ कंप्लीट मेथड इन इटसेल्फ। देखो सिर्फ इंटरनली हम लोग रिक्रूट करते रहेंगे तो क्या काम मेरा बनेगा क्या? अरे भाई जहां जरूरत पड़े मेरे को बाहर से भी आदमी लाना पड़ेगा, अंदर ही कई आदमी को लेते रहेंगे, मान लो हायर लेवल तो मेरा बढ़ गया और रिक्रूट करते करते मेरा लोअर लेवल खाली हो गया, है ना? तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो ये कंप्लीट चीज नहीं है, अपने को जहां जरूरत पड़े एक्सटर्नली भी रिक्रूट करना पड़ेगा, वही चीज है। इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन नॉट बी अ कंप्लीट मेथड इन इटसेल्फ, द एंटरप्राइज हैज टू रिजॉर्ट टू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एट सम स्टेज। कोई एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आके उसको एक्सटर्नली भी रिक्रूट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सारा वैकेंसीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हम लोग नहीं रख सकते, नहीं उसको भर सकते हैं, बाहर से भी आदमी लोग को लाना पड़ता है, जरूरत है इस चीज का। क्लियर? तो चलो बोलो मेरे साथ, पहले देख के बोलो फिर अपने बिना देखे बोलेंगे। तो डिसएडवांटेजेस का पहला चीज क्या था? लिमिटेड पूल ऑफ टैलेंट। दूसरा क्या है? चॉइस यहाँ पे क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। थर्ड, एम्प्लॉइज लोग क्या बन जाते हैं? लेथार्जिक बन जाते हैं। और क्या ये कंप्लीट सोल्यूशन है? इट इज नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन। बिना देखे ट्राई करो। Limited pool of talent, restricted choice, lethargic employees, not a complete solution. और हम लोग का एडवांटेजेस में क्या क्या था? boost एम्प्लॉय मोरल। दूसरा इकोनॉमिकल। फोर्थ वाला था नो नीड ऑफ ट्रेनिंग। और सेकंड वाला क्या था अपना? बिना देखे ट्राई करो जयेश। ट्राई करो। बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, इकोनॉमिकल, नो नीड ऑफ ट्रेनिंग, रिटेंशन ऑफ टैलेंट। वेरी गुड, देख के नहीं बोला तो। रिटेंशन ऑफ टैलेंट, हम लोग टैलेंट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब्सॉर्ब कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। तो अपना इंटरनल सोर्सेज जो है वो अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपने क्या करेंगे? एक्सटर्नल सोर्सेज स्टार्ट करेंगे। हाँ क्या बोला है? तो क्या हुआ? चलो एक काम करते हैं, सोर्सेज बाद में करेंगे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी करेंगे। ठीक है।
पहले ये तो पढ़ेंगे कि ये भी नहीं पढ़ेगा तुम, सीधा ही उधर चला जाएगा, ये नहीं पढ़ना है तुमको, ये सब थोड़ा बहुत जो है वो तो पढ़ो। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या लिखा हुआ है देखो, इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अंदर से नहीं, बाहर से आदमी लोग को ला रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज प्रोवाइड वाइड चॉइस of the required number of employees having desired qualifications। इस लाइन का मतलब क्या है, मेरे पास चॉइस क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, हम लोग अपने हिसाब का क्या है आदमी लोग को चूज करेंगे, और ऑफ कोर्स अगर उसका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है मेरा जॉब के संग तो ही उसको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। It also provides people with new ideas and specialized skills required to cope with new challenges and to ensure growth of the organization। तो यहाँ पे क्या, अगर नया बंदा आएगा तो वो नया आइडियाज के साथ आएगा, फ्रेश आइडियाज के संग आएगा, उसका स्किल्स वो स्पेशलाइज रहेगा उस चीज के लिए, और वो क्या है नया नया चैलेंजेस जो भी है उसको फेस कर पाएगा, और अगर वो ये सब काम कर लेगा तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसे ग्रो करेगा। इंटरनल कैंडिडेट्स हैव टू कम्पीट विद आउटसाइडर्स। तो इंटरनल देखो उसमें ना झगड़ा वाला चीज हो जाता है, तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं, तो इंटरनल कैंडिडेट्स क्या करता है उसमें कंपटीशन हो जाता है, बाहर वाला आदमी लोग के साथ, जब तक वो लोग का फ्रेंड नहीं बन जाता क्या हो जाता है ना, कंपटीशन वाला चीज हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा यहां तक मार्क करो पहले, उसके बाद यहाँ पे आओ। मोरोवर इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। लेकिन जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वाला चीज होता है ना, ये अपने ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये थोड़ा क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अपने को आज चाहिए, अपने सोचे कि भाई मेरा सोर्स एक्सटर्नल रहेगा और आज का आज ये आदमी मिल जाए, क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, तो टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। क्यों, बस टेस्ट वगैरह लेना पड़ता है, इंटरव्यू वगैरह लेना पड़ता है, पेपर वगैरह देना पड़ेगा, हैन देन, तो वही चीज। मान लो बहुत सा देखो कोई एक, हाँ कोई एक आदमी का तो इंटरव्यू नहीं लेंगे अपने, तो सारे आदमी लोग का एक साथ लेंगे, तो हो सकता है अपने को कोई एक ऐसा जगह, एक सेफ जगह अपने को क्या हायर करना पड़ रहा है, तो उस जगह का रेंट भी तो देना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग जमीन में बैठ के थोड़ी ना इंटरव्यू देगा, अपने को तो क्या एक जगह हायर करना पड़ेगा, छोटा सा रूम अपने को हायर करना पड़ेगा मान लो, तो उसके पीछे भी खर्चा लग रहा है, तो ये एक्सपेंसिव हो गया। मोरोवर इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम आउटसाइड। अगर बाहर से लोगों को हायर करें तो थोड़ा टाइम वाइम लग जाता है। रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड, अगर अपने बाहर से रिक्रूट कर रहे हैं, लोगों को ले रहे हैं, मे क्रिएट फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हु एस्पायर फॉर प्रमोशन। मान लो आदमी लोग एकदम वो कर रहे थे, मन में कर रहे थे भाई मेरे को तो प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, हायर लेवल में क्या हो गया, वैकेंसी हो गया, लेकिन अचानक से उन लोग देखे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किया कि इस बार इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे। तो उन लोग तो बहुत मेहनत कर रहा था, जान लगा दिया था अपना, तो क्या हो जाएगा, उन लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, भाई ऑर्गेनाइजेशन को तो हम लोग के ऊपर भरोसा ही नहीं है, हम लोग का तो मेहनत किया हुआ सब क्या हुआ, पानी में चला गया। और उन लोग तो एक ही मिनट में ये डिसाइड कर लिया कि हाँ उन लोग बाहर से आदमी को लाएगा, तो उन लोग इस केस में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है। समझ आया। अच्छा फिर यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, देयर इज नो गारंटी दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल अट्रैक्ट सफिशिएंट नंबर ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स। तो जरूरी नहीं है जितने बाहर वाले लोग भी आए सब बेटर हो सकता है उन लोग इनसे भी गए गुजरे हो, तो जरूरी नहीं है बाहर वाला आदमी आ रहा है तो नया आइडिया के साथ आ रहा है, नया टैलेंट के संग आ रहा है, स्पेशलाइज स्किल्स के संग आ रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्लियर, तो ये ऐसे ही है मतलब, ठीक है। अच्छा सोर्सेज स्टार्ट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा बिकॉज ये काफी बड़ा है, इसमें आ जाओ एडवांटेजेस में। पढ़े ना, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का क्या अपने एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, मतलब मेरिट्स पढ़ रहे हैं, बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्या है, वाइड चॉइस ऑफ टैलेंट। सबसे पहला क्या है, वाइड चॉइस ऑफ टैलेंट। गाना मुझे ना नहीं होगा। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ब्रिंग न्यू आइडियाज, डाइवर्स एक्सपीरियंसेस एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव्स मतलब क्या हो गया, आउटलुक, पर्सपेक्टिव्स मतलब आउटलुक,
तो उन लोग नया आइडियाज, उन लोग के पास नया एक्सपीरियंस होता है ना, अलग अपना एक्सपीरियंस होता है, उन लोग का नजरिया, आउटलुक, चीजों को देखने का, मैनेज करने का, डिसीजंस लेने का नजरिया उन लोग के पास अलग होता है ना. They can infuse creativity and innovation into the company's culture. तो उन लोग क्या है, और ज्यादा क्रिएट हो सकता है ना, आके बैठ जाओ पीछे, हो सकता है उन लोग क्या है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, है ना, उन लोग इनोवेटिव हो, चीजों को अलग अलग तरीके से क्रिएटिव मैनर में क्या कर रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, लीडिंग टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग. वही है, अगर उन लोग क्रिएटिव मैनर में प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो जरिया है, जो तरीका है, वो क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है. उन लोग अपना क्रिएटिविटी लगा रहे हैं एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और हो सकता है उन लोग क्रिएटिव है तो डिसीजंस भी बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं. तो यही हो गया वाइड चॉइस ऑफ टैलेंट. बैठ क्या गया, बुक निकाल के पढ़ाई करो अपना. तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है, वाइड चॉइस ऑफ टैलेंट. मेरे पास चॉइस क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है यहाँ पे. समझ आया. नंबर 2, infusion of new blood and fresh perspectives. यहाँ पे भी सेम ही चीज अपने को बोल रहा है, सेम ही चीज अपने को बोल रहा है. एक बार देखो, एक्सटर्नल हायर्स, एक्सटर्नल हायर मतलब अपने बाहर से लोगों को हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं. एक्सटर्नल हायर्स कैन इंट्रोड्यूस इनोवेटिव आइडियाज. देखो सेम चीज ही है ना. ऑल्टरनेटिव अप्रोच, उन लोगों को काम करने का तरीका, स्ट्रेटेजी अलग रहेगा. ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस, हो सकता है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय वो जो अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा है, उसका उन लोग उल्टा अप्रोच फॉलो कर रहा है, तो और काम बेहतर तरीके से हो रहा है. वही चीज है. एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव्स, मतलब वही आउटलुक जो अभी हमने पढ़े यहाँ पे, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स दैट माइट नॉट हैव बीन कंसिडर्ड विद इन द एग्जिस्टिंग टीम. तो इन लोग जो चीज फॉलो कर रहा है, हो सकता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज लोग वो चीज फॉलो कर ही ना रहा हो, है ना. This injection of new perspectives can foster creativity, अभी जो अपने पढ़े, and lead to better problem solving and decision making process. देखो सेम ही तो है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का बात किए, यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का बात करें. तो उठा के एकदम खाली नाम चेंज कर दिया, बट बात एकदम सेम है. तो अब ऑप्शन है, अगर मान लो तुमको एडवांटेज लिखने दे दिया और 4 तो एडवांटेज लिखने दे दिया, तब तुम क्या करेगा, तो लर्न तो करना ही पड़ेगा ना, है सेम बट लर्न तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास. तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एडवांटेजेस, पहला 2 एडवांटेज, पहला क्या था, वाइड चॉइस ऑफ टैलेंट. दूसरा क्या है, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव. हाँ, कॉल्स. चलो 3 क्या है, हेल्दी कंपटीशन एंड मोटिवेशन. तो हेल्दी कंपटीशन एंड मोटिवेशन में मेरे को क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो. Existing employees may feel motivated to perform at their best and demonstrate their value to the company to secure promotions and advancement opportunities. ताकि उन लोगों को प्रमोशन मिले, ताकि उन लोगों को नया नया अपॉर्चुनिटीज मिले, तो उन लोग क्या करेगा, यहाँ पे अपना बेस्ट से बेस्ट काम करने का कोशिश करेगा, है ना. एक बार वापस से पढ़ते हैं. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में फील मोटिवेटेड, उन लोग के पास क्या एक अलग मोटिव, अगर उन लोग को लगेगा कि हाँ भाई हम लोग का प्रमोशन हो सकता है, तो उन लोग क्या है, उन लोग के अंदर मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा कि भाई हम लोग को क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट अपना वैल्यू अच्छे से अपना देना है, अपना वर्थ दिखाना है कि भाई कंपनी को फील होना चाहिए कि मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक वैल्यू, एक वर्थ है. दिस कॉम्पिटिशन कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ड्राइव फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. इस कंपटीशन के कारण क्या है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, उन लोग अच्छे से काम भी करेगा और उन लोग का धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी होता रहे. क्या कर रहे हैं तुम ये. चलो थर्ड क्या था हेडिंग, हेल्दी कंपटीशन एंड मोटिवेशन. एक बार वापस से बोलो तीनों चीज, वाइड चॉइस ऑफ टैलेंट, दूसरा इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव्स, थर्ड हेल्दी कंपटीशन एंड मोटिवेशन. चलो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इनहैंस्ड डाइवर्सिटी. इनहैंस्ड डाइवर्सिटी में क्या बोल रहे हैं अपने को, रिक्रूटिंग फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिटी. व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी, डिफरेंट, अलग अलग लोग, अलग अलग नेचर के लोग, अलग अलग पर्सनालिटी के लोग, हाँ अलग अलग कल्चर रिलीजन के लोग आएंगे मेरे पास.
और क्या मेरे को एंड इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब क्या है, अगर अलग अलग लोग आ रहे हैं तो मेरे को क्या उसको इकट्ठा मिला के सबको काम करना है, ये नहीं कि अलग अलग कर दे रहे हैं सबको पहले से, हम चाहेंगे कि वो लोग सब मिलजुल के काम करें, तो उसको इंक्लूजन बोलते हैं अपने। तो रिक्रूटिंग फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन as it brings in individuals from different backgrounds, वही सेम चीज हमने पढ़े, cultures and demographics. What do you mean by demographics? Demographics means region, fostering a more inclusive work environment. तो हम क्या, हम ऐसा environment बनाएंगे जहां सब क्या है, inclusive manner में काम करें, that is मिलजुल के काम करें। समझ में आया? आगे ठीक है, तो आज अपने यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं।